क्लास 10 के साथ आप सभी के सामने एक एक्ट पेश करने जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये सेटअप क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम अपने जुडिशरी सिस्टम पर बेस्ड एक एक्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ हमारे इंस्पेक्टर का रोल प्ले करने के लिए सूरज, तरुण, राधिका और हमारे स्टेनो का रोल प्ले करने के लिए मिस आयुषी और हमारे क्रिमिनल जिन पे आरोप लगाए गए हैं हर्षन मेहता यानी कि संचित, और जो हर्षन मेहता का केस लड़ेंगे हमारे फ्रेंड राम जेठमलानी उर्फ शिवम ओझा, और हमारे जज जो कि इस केस का डिसीजन लेंगे यानी कि एसके विश्वनाथम प्रिंस कुमार, और हमारे प्रधानमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए हमारे प्रिंस कुमार, और हमारे विटनेस जो कि इस केस का रुखी बदल देंगे हमारे हर्षन मेहता के भाई अश्विन मेहता, हमारे सीबीआई की हेड रोशनी, और हमारे यूको बैंक के मैनेजर मिस रुचि, और हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर आर के लक्ष्मी निशा, और हमारे एसबीआई के बैंकर शरद बिल्लारी उर्फ खुशी, और हमारी सीनियर जर्नलिस्ट जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो इस केस को सामने लाई, सुचिता दलाल, जिसका रोल प्ले कर रही है मुस्कान। तो चलिए इस केस को जानने के लिए हम आपके सामने एक छोटा सा एक्ट पेश करेंगे, जिससे आपको ये केस समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करें। ना तो ये मेरा डिपार्टमेंट है, ना ये मेरा सेक्शन है। आपको जिससे मिलना मैं आपको उसके पास भेज देती हूँ। थैंक यू। तो बताइए। मैम, आई एम शरद बिलारी फ्रॉम एसबीआई बैंक में सब गड़बड़ हो रहा है। देखने के बाद मुझे यकीन है आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये केस कोई मामूली सा चोरी, लूटमारी या मर्डर का केस नहीं, बल्कि पूरे 500 करोड़ के स्कैम का केस है। और ये स्कैम किया किसने? हर्षन मेहता ने। तो चलिए अब चलते हैं कोर्ट रूम की तरफ। कोर्ट में पधार रहे हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज का जो केस है वो हर्षन मेहता स्कैम से रिलेटेड है। योर ऑनर, ये केस बहुत ही सिंपल है। 1980s में मिस्टर हर्षद मेहता ने स्टॉक ब्रोकिंग का काम स्टार्ट किया था, और आज इस कोर्ट में मेरे क्लाइंट पर ये जुर्म लगाए जा रहे हैं कि उसने एक फ्रॉड किया, जो कि डेफिनेटली गलत है। माय लॉर्ड, आज का जो केस है सिर्फ स्टॉक ब्रोकर का नहीं, बल्कि पूरे 500 करोड़ के स्कैम का है। और ये स्कैम किया किसने? हर्षद मेहता ने। इसमें हर्षद मेहता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मिस्टर क्या है, मुझे अभी और भी केस लड़ने जाना है। क्यों? ये केस आपके लिए बड़ा नहीं है? माफ कीजिए मिस्टर कयान, लेकिन आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। माय लॉर्ड, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं हर्षद मेहता से कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगा। इजाजत है? तो चलिए हर्षद मेहता, शुरू से शुरू करते हैं। क्या मतलब कब, क्या, कैसे आपने एसबीआई से पैसे चुराए? मिस्टर कयान, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं हर्षद मेहता, द बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट। तुम्हें लगता है मुझे किसी के पैसे चुराने की जरूरत पड़ेगी? और रही बात आपके सवाल की, तो मैंने कभी किसी का पैसा नहीं चुराया। मैंने जिस किसी से भी उसका टाइम लिया है, विद टाइम एंड इंटरेस्ट उसको लौटा दिया है। और वो पैसा आया कहाँ से? एक चोरी को छुपाने के लिए दूसरी चोरी, दूसरी चोरी को छुपाने के लिए तीसरी चोरी, न जाना आपने ऐसी कितनी चोरियां की हैं। ये स्कैम तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबे फंसोगे हर्षद मेहता। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यहाँ मेरे क्लाइंट पर फेक एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। मिस्टर कयान, क्या आपके पास इसका कोई एविडेंस है? प्रूफ है? प्रूफ है। मिस्टर कयान, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ कोर्ट। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। योर ऑनर, यहाँ पे मैं सीबीआई के द्वारा प्रिपेयर कराया गया एक रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा, जिसमें हर्षद मेहता के खिलाफ स्कैम और डिफ्रॉडिंग के केसेस की इंफॉर्मेशन है। सीबीआई को ऑल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और टाइम दिया जाता है, और इस कोर्ट की अगली सुनवाई अगली तारीख को होगी। द कोर्ट इज ओवर फॉर 5 days।
तो देखा, अभी और भी हियरिंग बाकी है, देखते हैं नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हियरिंग की ओर। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं सीबीआई के हेड मिस के माधवन जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। सीबीआई कोर्ट में हाजिर हो। सो मिस के माधवन, आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोले। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं। सो मिस के माधवन, क्या 28 फेब 1992 को आपने मिस्टर हर्षद मेहता के घर पे रेड मारी थी? जी हाँ। तो आपको वहां से क्या मिला? मुझे वहाँ से फिजिकल शेयर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब मोबाइल फोन। तो उसमें ऐसा क्या इलीगल लगा आपको हर्षद मेहता के खिलाफ? ऐसा कुछ भी इलीगल नहीं था। तो ये रिपोर्ट आपकी किस बेसिस पे बनी है जो लास्ट हियरिंग में दिखाई गई थी? योर ऑनर, इससे साफ जाहिर है कि ये रिपोर्ट टोटली गलत है और मेरे क्लाइंट पर फेक एलिगेशन लगाने के जुर्म में मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप सीबीआई के हेड मिस के माधवन जी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो मिस के माधवन, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, बस इतना ही नहीं, हर्षद मेहता ने बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक से फेक बैंक रिसिप्ट्स ली और उनको उन्होंने अपने ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया। ये है उसकी रिपोर्ट। मिस्टर राम, आपको कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? यस योर ऑनर। मिस्टर काया, कहते हैं ना कि अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, ठीक ऐसा ही आपके साथ है। तो मैं बता दूं कि आपको इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी ऑफ 1816 सेक्शन 465 और 467 कोई भी बैंक बिना बीआर और फेक बीआर पर किसी भी पर्सन को लोन नहीं दे सकती, लेकिन एसबीआई ने ऐसा किया क्योंकि उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, जिसमें साफ साफ गलती एसबीआई बैंक की है, ना कि मिस्टर हर्षद मेहता की। योर ऑनर, इसमें सिर्फ हर्षद मेहता ही नहीं बल्कि हमारे बड़े बड़े जानी मानी हस्तियां जैसे हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी इन्वॉल्व है। अब क्या कह रहे हैं, इसमें पीएम भी इन्वॉल्व है? यस माय ऑनर, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं ऑपरेटिंग बैंक के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हर्षद मेहता के अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया गया है प्रधानमंत्री के पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के अकाउंट में। ऑर्डर, कीप साइलेंस। मिस्टर राम, आपको कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? योर ऑनर, मैं पीएम के पीए मिस्टर प्रिंस कुमार को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर प्रिंस कुमार, कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलोगे सच बोलोगे। मैं गीता पर हाथ रखकर ये कसम खाता हूँ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। तो मिस्टर प्रिंस कुमार, बताइए 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन मिस्टर हर्षद मेहता के अकाउंट से आपके अकाउंट में किस कारण से हुई? 2
मैंने हर्षद मेहता से कुछ स्टॉक खरीदे थे और जब उनकी कीमत बढ़ी तो मैंने उन्हें वापस कर दिया और उसी के बदले में उन्होंने मेरे बैंक में पैसे ट्रांजैक्शन करे। अब आप जा सकते हैं मिस्टर प्रिंस कुमार। योर ऑनर, पीए के अकाउंट में पैसे ट्रांजैक्शन का ये मतलब नहीं कि मिस्टर हर्षद मेहता ने कोई स्कैम किया, बल्कि ये स्कैम किया ही मिस्टर पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने, क्योंकि 4 अप्रैल 1991 में उन्होंने एक मीटिंग बिठाई जिसमें हर्षद मेहता, उनके भाई अश्विन मेहता, सुनील मित्तल जो कि हमारे भारतीय एयरटेल लिमिटेड के ओनर है, और उनके फादर श्री सतपाल मित्तल, इन सबकी मीटिंग थी, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव ने 1 करोड़ की घूस देते हुए हर्षद मेहता से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स बढ़ाने को कहा, और वो एक देश के नागरिक होते अपने प्रधानमंत्री की बात मानी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स 1400 से 2800 तक ले गए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की बात मानी। इसमें साफ साफ गलती हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। माय लॉर्ड, बस इतना ही नहीं, आरबीआई के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में सेक्शन 29A ऑफ 2000 एक्ट के तहत जब दो बैंक आपस में रेडी फॉरवर्ड डील्स कर रहा तब कोई भी स्टॉक ब्रेकर वहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन हर्षद मेहता ने पहले बैंक की सिक्योरिटी को अफेक्ट करा, फिर वहां से मनी लैंड किया, जिससे पता चलता है कि हर्षद मेहता ने गाइडलाइंस और ये रूल्स तोड़े। योर ऑनर, अकॉर्डिंग टू आरएफ डील्स, जब दो बैंक में ट्रांजैक्शन हो रही हो तो वो सिर्फ 15 डेज तक के लिए एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होनी चाहिए, लेकिन एसबीआई को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट और 15 डेज से ज्यादा का लोन देना था। इसलिए उन्होंने मेरे क्लाइंट मिस्टर हर्षद मेहता को टारगेट किया, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि अगर वो स्कैम करेंगे तो कानून की नजरों से नहीं बच सकते। इसलिए उन्होंने पहले मेरे क्लाइंट को टारगेट किया और उनसे ट्रांजेक्शन कराई। सीबीआई को और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम दिया जाता है और इस कोर्ट की अगली सुनवाई अब अगली तारीख को होगी। द कोर्ट इज ओवर फॉर 5 डेज। तो इतना बड़ा है कि फर्स्ट हियरिंग में भी पढ़ना हर्षद मेहता का भारी था, सेकंड हियरिंग में भी डिसीजन हर्षद मेहता की तरफ आ रहा था, लेकिन कहते हैं ना जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो अभी एक हियरिंग बची है, देखते हैं उस हियरिंग में क्या होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हियरिंग की ओर। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं विटनेस बॉक्स में मिस सुचिता दलाल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस सुचिता दलाल कोर्ट में हाजिर हो। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलोगे सच बोलोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। तो मिस सुचिता दलाल के जी हाँ, ये आर्टिकल मेरा ही है। तो आपने इस आर्टिकल में ये लिखा है कि हर्षद मेहता के पास एसबीआई के 500 करोड़ रुपीस है, क्या मैं सही हूँ? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या प्रूफ मिला जो आपने ये आर्टिकल छापा? मुझे ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं मिला। योर ऑनर, मेरे पास इसका ये प्रूफ है। ये रही वो एसबीआई के द्वारा तैयार की गई स्टेटमेंट, जिसमें साफ जाहिर है कि 11 अप्रैल 1992 को हर्षद मेहता ने एसबीआई के सारे पैसे विद देयर इंटरेस्ट वापस कर दिए थे। योर ऑनर, फेक आर्टिकल और फेक एलिगेशन लगाने के जुर्म में मैं ये दरखास्त करता हूं कि आप मिस सुचिता दलाल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। सीबीआई को और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और टाइम दिया जाता है। अभी इस कोर्ट की अगली तारीख देने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। इजाजत है। 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कुल 23,000 जज हैं और 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, लेकिन आज भी जब दो लोगों के बीच में विवाद होता है तो वे एक दूसरे से क्या कहते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है अगर भगवान उन्हें न्याय नहीं देगा तो एक कोर्ट न्याय देगा। पहली तारीख में हर्षद मेहता को बिना किसी कस्टडी के रिहा कर दिया गया और दूसरी तारीख में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट तैयार की कि राम साहब ने अपनी चाल दिखा दी, और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं।
अगली तारीख से पहले एक ट्रक मुझे ठोक के चले जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का और आप फिर से तारीख दे देंगे। और यही होता है माय लॉर्ड, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। यहाँ कोर्ट के डेकोरम का ध्यान नहीं दिया जा रहा माय लॉर्ड। आप मिस्टर अयान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मिस्टर राम, ये आपका माय लॉर्ड, अब मैं यहाँ पे एक ऐसा विटनेस पेश करना चाहूंगा जिसको देखने के बाद आपको अपने डिसीजन दलाल को लाना चाहूंगा। इजाजत है। मैं सुशीता दयाल कटघरे में हाजिर हूँ। तो मिस सुचिता दलाल, आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया की, और एक जर्नलिस्ट बिना कुछ रीजन के कुछ ऐसे प्रिंट नहीं करता। और आपने तो हर्षद मेहता के खिलाफ इतना बड़ा आर्टिकल प्रिंट कर दिया कि कैसे उन्होंने SBI के साथ 500 करोड़ का स्कैम किया। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? आपको इन्फॉर्मेशन दी किसने? मेरे कुछ बड़े इन्फॉर्मर्स ने बताया मुझे इसके बारे में। कौन है वो इन्फॉर्मर्स? क्या आप उन इन्फॉर्मर्स का नाम बता सकते हैं इस अदालत में? हाँ, मैं बता सकती हूँ। तो कौन है वो इन्फॉर्मर्स? नाम बताइए उनका। पहले इन्फॉर्मर है मेरे यूको बैंक की मैनेजर मिस रुचि सिंह, और मेरे दूसरे इन्फॉर्मर हैं SBI बैंक के बैंकर मिस्टर शरद पिलारी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब आप जा सकते हैं सुचिता दलाल। माय लॉर्ड, अब मैं यहाँ पे यूको बैंक की मैनेजर मिस रुचि सिंह को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मैं रुचि सिंह कटघरे में हाजिर हूँ। मिस रुचि सिंह, आप यूको बैंक की मैनेजर हैं। अब गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलोगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। तो यूको बैंक ने हर्षद मेहता के खिलाफ स्कैम और डिफ्रॉडिंग का केस रजिस्टर कराया। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि यूको बैंक ने हर्षद मेहता के खिलाफ ये केस रजिस्टर कराया? क्या आप बता सकती हैं? बिल्कुल हाँ माय लॉर्ड, हर्षद मेहता ने जितने भी डॉक्यूमेंट हमें दिखाए थे वो सारे फेक और इलीगल थे, इसलिए हमने हर्षद मेहता के खिलाफ FIR दर्ज करवाए थे। माय लॉर्ड, अब मैं यहाँ पे SBI के बैंकर शरद बिलारी जी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर शरद दयाल कटघरे में हाजिर हूँ। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाएंगे कि जो बोलोगे सच बोलोगे। मैं गीता पे हाथ रख कर कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। तो मिस्टर शरद बिल्लारी जी, आप SBI बैंक की बैंकर हैं, तो बताइए आपने सुचिता दलाल को क्या इन्फॉर्मेशन दी और वो इन्फॉर्मेशन आपको मिली कैसे? हम मिस्टर हर्षद मेहता को SBI देते थे, उस इन्फॉर्मेशन हमें 15 दिन में मिल जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। फिर हमने डाटा चेक किया तो हमने इसमें देखा 500 करोड़ उसमें से मिसिंग थे। फिर हम टाइम्स ऑफ इंडिया गए, वहाँ मिस सुचिता दलाल से मिली, उनको मैंने अपने सारे एविडेंस दिए। अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब मैं इस कोर्ट में एक ऐसे विटनेस को बुलाना चाहूंगा जिससे साफ पता चल जाएगा कि ये स्कैम किसी और ने नहीं, हर्षद मेहता ने किया है। माय लॉर्ड, अब मैं यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि खुद हर्षद मेहता के भाई अश्विन मेहता को बुलाना चाहूंगा। माय लॉर्ड, इजाजत है। मिस्टर अश्विन मेहता कटघरे में हाजिर हूँ। अब गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो बोलोगे सच बोलोगे। मैं अश्विन मेहता इस गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो बताइए अश्विन मेहता कि आप क्या कहना चाहेंगे हर्षद मेहता के बारे में? जो इन्फॉर्मेशन आपने सुचिता दलाल को दी है वो इस अदालत में बताइए। अश्विन मेहता बताइए। मैं और मेरा भाई स्टार्टिंग से हम दोनों एक साथ हैं। हम दोनों ने 1980 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद हम दोनों मार्केट में उतरे और हमने RBI बैंक के CRR और SLR गाइडलाइन से प्रॉफिट उठाए, और उसके बाद हम बैंक से बातचीत करके हमने चेक अपने नाम कराए और फेक QR भी बनवाए, और हम जो भी बैंक से पैसा लेते थे वो स्टॉक मार्केट में लगाते और प्रॉफिट निकालते थे। उसके बाद जो भी बैंक का पैसा था
उसे वापस कर देते थे। बट बीच में क्या हुआ, हमारी स्टॉक मार्केट गिरने लगी, जिसके कारण हम बैंक को पैसा रिटर्न नहीं कर पाए और उसी वजह से SBI में से सुजीत दलाल ने ये आर्टिकल लिख दिया और ये सब हुआ। माय लॉर्ड, इससे साफ पता चलता है कि ये स्कैम किसी और ने नहीं, हर्षद मेहता ने किया है। अभी आप तक कीजिए कि ये स्कैम लीगल है या फिर इलीगल है। अब आप जा सकते हैं अश्विन मेहता। मिस्टर राम, आपको इस गवाही के बारे में कुछ कहना है? नो माय लॉर्ड। इस केस में पेश किए गए सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये पता चलता है कि SBI के 500 करोड़ में मिस्टर हर्षद मेहता का ही हाथ है और सेक्शन 27 ऑफ सेबी एक्ट, सेड एक्ट एंड सिक्योरिटी एक्ट 1992 के तहत हर्षद मेहता को 5 साल की सजा और उनके भाई अश्विन मेहता को उनके साथ देने के जुर्म में 4 साल की सजा सुनाई जाती है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। कि जीत हमेशा 700 करोड़ को स्कैमर को सजा मिलेगी और इस केस में भी वही हुआ। आई होप कि आपको ये एक्ट अच्छा लगा। थैंक यू। लॉर्ड, इसमें ये भी लिखा है कि अगर कल को साक्षी जी की मौत हो जाती है कि जिम्मेदार भी सिर्फ मिस्टर अवनीश होंगे। लेकिन माय लॉर्ड, इससे ये तो साबित नहीं होता ना, इस डायरी से ये साबित नहीं होता कि मेरे मुवक्किल अवनीश ने ही अपनी वाइफ को जलाया, क्योंकि हमें ये पता चला था कि साक्षी जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। और जब किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता तो वो अक्सर जब कुछ लिखने बैठते तो वो ऐसी चीजें लिख जाता है जो उसके रियल लाइफ में नहीं होता, और इसमें वही सब लिखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि जो मेरा भय था वो सच में बदल गया हो। मिस प्रिया, भय बेबुनियाद नहीं होता, इसके लिए मेरे पास एक और सबूत है। योर ऑनर, ये है गार्सलेट की बोतल जिसमें कि चारों ओर अवनीश जी के फिंगरप्रिंट्स हैं, ना कि साक्षी जी की, जिससे कि साफ साबित होता है कि मिस्टर अवनीश ने साक्षी के ऊपर गार्सलेट डाली और उन्हें आग लगा दी। जी माय लॉर्ड, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं अक्सर घासलेट के डब्बे से काम किया करता था, तो हो सकता है उसके ऊपर घासलेट के डब्बे पे मेरे उंगलियों के निशान हो, पर इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने साक्षी जी की मौत करी है। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि बंदूक पर आपके उंगलियों के निशान है पर बंदूक आपने चलाई ही नहीं। एक्चुअल में मैंने इनकी असली वजह बताई नहीं। माय लॉर्ड, साक्षी जी को मारने की असली वजह थी इनका प्रेम गन मिस प्राची, जिनको मैं विटनेस बॉक्स में लाकर उनकी गवाही लेना चाहूँ। इजाजत है। मिस प्राची के गले में हाथ कि आप ये शपथ लीजिए कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूँगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं प्राची, मैं अवनीश के कार एजेंसी के सामने वाले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। और आप अवनीश को जानती कब से हैं, मतलब उनको पसंद कब से करती हैं? जी यही कोई 6-7 साल से। जी नहीं माय लॉर्ड, ये सब झूठ है, केवल ये मुझे चाहती है, मैं इससे प्यार नहीं करता, ये प्यार केवल एक तरफा है। मिस्टर अवनीश, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। ओके ऑर्डर। अच्छा, अगर ऐसा है तो साक्षी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था मरने के बाद कि तुमने उसे मेरी वजह से जलाकर मार दिया? एक मिनट प्राची जी। माय लॉर्ड, मैं इनके विटनेस से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, इजाजत है? इजाजत है। तो प्राची जी, आप ये बता सकती हैं कि आपसे ये बात साक्षी ने कब बोली थी कि वो अवनीश ने उसने मारा है आपकी वजह से? उसके मरने के 8 दिन बाद, जब मैं शाम के टाइम स्कूल में बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही थी, तभी किसी ने मुझे बाहर से आवाज़ मारी और जब मैं उठी अचानक, तभी लाइट चली गई और मैंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अवनीश ने मुझे तुम्हारी वजह से मार दिया और मुझे वहाँ ये जला हुआ मंगलसूत्र मिला। तो मिस प्राची जी, आप मुझे ये बता सकती हैं कि क्या आपने उस आत्मा का चेहरा देखा था? मतलब कि आपने तो बस आवाज़ सुनी थी, आपने क्या उसका चेहरा देखा था? जी नहीं। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो साक्षी ही थी? जी वो साक्षी ही थी, उसकी आत्मा थी। होल्ड ऑन मिस साक्षी जी, मिस प्राची जी, साक्षी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि वो जो जली हुई बॉडी थी वो उनकी थी, तो वो वापस जिंदा नहीं हो सकती या उनकी आत्मा नहीं आ सकती थी।
माय लॉर्ड, इससे ये साफ साफ साबित होता है किसी ने ये मिस प्राची जी के साथ मजाक किया है और मेरे मुवक्किल को फंसाने की कोशिश करी गई। तो यहाँ पे ये किसी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और यहाँ पे मिस अवनीश जी को फंसाया गया। ये कोई मजाक कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि मिस्टर अवनीश ने ही मिस साक्षी को जला के मारा हो। माय लॉर्ड, मजाक, षड्यंत्र, शरारत किसी एक के साथ हो सकती है और किसी के साथ नहीं। खास करके मेरे अगले गवाह मिस्टर विकास चौहान जो कि आत्मा अंधविश्वास तो क्या भगवान तक में भी नहीं मानते हैं। विद द परमिशन मैं आप उनको बुलाने की परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर विकास चौहान कटघरे में हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के आप ये कसम लीजिए कि आप जो बोलेंगे सच्चे बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। जी हाँ, मैं विकास चौहान, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं विकास चौहान, जो कि भूत प्रेत आत्माओं पे विश्वास नहीं कर जी हाँ, मैं विकास चौहान, जो कि भूत प्रेत आत्माओं पे विश्वास नहीं करता और मैं साक्षी का पहला पति भी रह चुका हूँ। आप मेरे को ये बताइए कि आपने और साक्षी के बीच में ऐसा क्या हुआ जो आप अलग अलग हो गए? साक्षी और मेरे अलग होने का दो रीज़न है कि जो साक्षी का जो मानसिक संतुलन था वो ठीक नहीं था और वो सोचती थी कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चलता है, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। माय लॉर्ड, इससे ये साफ साफ साबित होता है कि जो साक्षी का व्यवहार था वो अपने पहले पति के साथ वैसा ही था और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा था। ये साबित हो चुका है। और दूसरी बात ये कि अभी इन्होंने बोला कि उनका व्यवहार इनके साथ भी ऐसा था, तो ऐसा भी हो सकता है साक्षी का व्यवहार मेरे मुवक्किल अवनीश के भी साथ वैसा ही। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा कि साक्षी ने खुद को जलाकर मार दिया, लेकिन फिर मुझे कॉल आया। कॉल? किसकी कॉल आई थी आपको? मुझे साक्षी की कॉल आई और वो भी उसके मरने के 7 दिन बाद, और वो उससे मुझे ये कह रही थी कि अवनीश ने मुझे जलाकर मार दिया। और मैं इससे शॉक हो गया कि उसके मरने के 7 दिन बाद मुझे कैसे कॉल आई। अच्छा, तो मिस्टर विकास, आपको भी साक्षी की कॉल आई थी? जी हाँ। और आपने साक्षी से बात करी? साक्षी ने आपसे ये बोला कि मिस्टर अवनीश ने उन्हें जला के मारा है, आपने बस आवाज़ सुनी थी, आपने क्या उसको देखा था? नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जिसकी कॉल आई थी वो साक्षी की थी और कोई नहीं था? मैंने उनके साथ बहुत साल गुजारे हैं और मुझे उनकी वॉइस अच्छे से याद है। अच्छा, तो मतलब आपने ये पता करने की कोशिश नहीं करी कि ये नंबर किसका है, कहाँ से कॉल आई है, कुछ भी नहीं? मिस प्रिया, नंबर के पता लगने से ये नहीं पता चल जाएगा कि वो आत्मा कौन है, कहाँ से आई है। माय लॉर्ड, यहाँ तक कि मैं भी इन सब बातों में नहीं मानती हूँ, लेकिन यहाँ तक कि ये दो विटनेस के बाद एक और विटनेस है मेरे पास जिन्होंने इजाजत है। सब उधर कटघरे में हाजिर हो। अपनी जगह पर बैठ जाए। बाहर आ जाते हैं। कृपया अदालत में शांति बनाए रखें। कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। तुम सबने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? क्या हुआ? छोड़ो मुझे। मिस सुप्रिया, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उसमें से आपको कुछ याद नहीं? नहीं, मैं तो वहाँ बैठी थी, यहाँ पे कैसे आ गई? आज की कार्रवाई यही मुलतवी की जाती है। कोर्ट अगली तारीख 25 तारीख 10वां महीना 2020 है, तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। Again, our expectation has failed. So, what you are expecting? Will this be cleared next time? Yes or no? Let's see what happens. Next date is 25th of July and 2014. So, let's see what happens. So, be ready for that. On date of 25 July 2014, let's see again our expectation has come to be cleared or not. The results will be declared or not. Let's see what happens. Thank you.
मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मिस सुप्रिया को दोबारा इस कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। गीता पे हाथ रखिए। आप ये शपथ लीजिए कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं जो बोलूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगी। तो सुप्रिया जी, आप मेरे को ये बताइए कि आप जो पहले से अच्छा किया था, क्या वो नाटक ही था ना? आप मेरी स्थिति का मजाक उड़ा रही हैं प्रिया शुक्ला। माय लॉर्ड, स्थिति का मजाक नहीं, मेरे पास इसका फुल प्रूफ है। मैं वो एविडेंस आपको दिखाना चाहूँगा। माय लॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग जो इन्होंने जब ये बात कर रही थी तब ये रिकॉर्ड हुआ था, तो ये प्रूफ है कि इन्होंने जो कल किया था, जो पिछली कार्रवाई में किया था, वो एक बस नाटक था। देखा नहीं, अपनी एक्टिंग से पूरी अदालत को हिला डाला। अरे ये सब ऐसी कलाकारी किसी फिल्म में करती तो हीरोइन होती। नहीं, मुझे 60,000 ही चाहिए। मैं और मेरे पति नहीं होते तो आपका केस तो कब तक खत्म हो जाता। हाँ, आज ही उसी जगह पर, उसी कचरे के ढेर के डिब्बे में बाकी पैसे भी रख देना। फोन रखती हूँ, कोई है। माय लॉर्ड, इससे साफ साफ साबित होता है कि जो पिछली कार्रवाई में इन्होंने किया वो बस एक नाटक था और यहाँ पे मिस्टर अवनीश को फंसाने की पूरी चालाकी करी गई है। आई एम राइट? यस योर ऑनर, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। माय लॉर्ड, मैं अपने अगले विटनेस मतलब कि मुक्ता जी को दोबारा इस कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाज़त है? इजाज़त है, आप जा सकती हैं। मिस्टर उदय, आपने पिछली कार्रवाई में ये गवाह दिया था कि आपके भाई ने आपकी भाभी जी को मारा है, साक्षी जी को मारा। आई एम राइट? हाँ, बोला था। हाँ, तो आपने वो घड़ी दिखाई थी, तो आप रात में पी के भी आए थे, आपको आपकी भाभी की आत्मा भी दिखी थी। तो माय लॉर्ड, इन्होंने झूठ बोला था क्योंकि इनके खिलाफ भी मेरे पास कुछ प्रूफ हैं जिन्हें मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं तो मर मिटा हूं तेरे। उस दिन से
भाई से शादी की थी। अरे मैं तो उस बोर आदमी की बात करती हूँ, लेकिन नहीं होता अभी तक के सबूतों और गवाहों से ये साबित नहीं होता है कि उदय ने ही सारी अभी तक के गवाहों से ये साबित नहीं होता है कि असली मुजरिम कौन है, इसलिए अदालत दोनों वकीलों को कल तक के समय देती है और यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। In this case, because we expected that results will be cleared on this day, but we are disappointed. So let's see next day the declaration comes or not. So thank you. वो मतलब केरला गवर्नमेंट के द्वारा भर्ती जारी थी। जब भारत ब्रिटिश राज से आजाद हुआ था, उसके बाद जो भारत काम करना चाहता था, तो उसके लिए जो अलग अलग स्टेट थे वो अलग अलग एक्ट पास कर रहे थे। तो इसी के साथ जो केरला गवर्नमेंट थी उसने एक एक्ट पास किया था लैंड रिफॉर्म के नाम से। इसके अंदर अगर किसी लिमिट से ज़्यादा किसी के पास जमीन आ जाएगी गवर्नमेंट हड़प लेगा। तो इसी के लिए जब एक केशवानंद भारती होते हैं जो एक मठ के चीफ होते हैं, उनकी जो जमीन आ रही होती है 300 एकड़ की एक मठ के अंदर, जो गवर्नमेंट होती है केरला की वो उसे हड़पने की कोशिश करती है। तो जो क्या था, इसको कंक्लूड किया गया था 2000 आप कोर्ट में पधार रहे हैं। सब अपनी सीट पे बैठ जाइए। सिट डाउन प्लीज। योर ऑनर, मैं एडवोकेट शरद यादव। मेरे पास जो केस आया, मेरे जो क्लाइंट है मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रियांशु, उनका कहना है कि वो एक केरल के एक छोटे से गांव है रामपुर के, वो वहाँ पर एक जमींदार है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रियांशु को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर प्रियांशु कटघरे में हाजिर हो। हाथ रखकर शपथ लीजिए कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे। कसम खा के कहते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के बाद हम गीता की कसम खा के कहते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। नमस्कार जज साहब, मैं प्रियांशु ऋषि है, छोटे से गांव के जमींदार हैं और जो हमारी ज़मीन है वो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, परंतु हमारी जो सरकार है वो हमारी ज़मीन को हड़पना चाहती है। अगर सरकार हमारी ज़मीन को हड़पेगी तो ये हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है। योर ऑनर, ये मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषि और उनके बड़े भाई मिस्टर प्रियांशु यहाँ कटघरे में मौजूद है। जैसा कि उन्होंने आपको बताया कि सरकार उनकी ज़मीन हड़प रही है, तो ये हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का हनन ही तो हो रहा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं मिस्टर शरद को ये बताना चाहती हूँ कि मिस्टर शरद, आप बिना किसी सबूत के ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रियांशु के राइट टू प्रॉपर्टी का हनन कर रही है। योर ऑनर, मेरे पास ऐसे कुछ गवाह हैं जिससे ये साफ साबित होता है कि वो जमीन मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रियांशु की है। तो मैं मिस्टर पृथ्वी और मिस्टर रविंदर को यहाँ कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर पृथ्वी, मिस्टर रविंदर कटघरे में हाजिर हो। तो मेरे पहले गवाह है मिस्टर रविंदर। माय नेम इज रविंदर। जज साहब नमस्कार। मेरे दोस्त ऋषि और प्रियांशु, इनके पिताजी मेरे पिताजी के बहुत ही अच्छे परम मित्र थे। जब इनके पिताजी जमीन का बंटवारा कर रहे थे तब मैं और मेरे पिता संबंधित गवाह के उपरांत मौजूद थे। धन्यवाद मिस्टर रविंदर, आप जा सकते हैं। मेरे दूसरे गवाह मिस्टर पृथ्वी। नमस्कार जज साहब, मेरा नाम पृथ्वी है। मैं ऋषि और प्रियांशु का चचेरा भाई हूँ। जब इनके पिताजी
जमीन का बंटवारा कर रहे थे, तो मैं और मेरे पिताजी वहीं पर मौजूद थे। मिस्टर पृथ्वी, आप जा सकते हैं, धन्यवाद। तो योर ऑनर, जैसे कि मेरे दोनों गवाहों के बयान से साफ साबित होता है कि आईने की तरह साफ साबित हो जाता है कि ये जो जमीन है मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रियांशु की ही है। मिस्टर शरद, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप कोर्ट कौशी में वकालत करने आए हैं, किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में अखबार पढ़ने नहीं। आपके सिर्फ ये दो गवाहों से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि गवर्नमेंट मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रियांशु की जमीन हड़प रही है या उनके राइट टू प्रॉपर्टी का हनन कर रही है। मैं कोर्ट से गुजारिश करना चाहूंगी कि मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रियांशु को कटघरे में हाजिर करने की इजाजत दें। मिस्टर प्रियांशु कटघरे में हाजिर हो। ऋषि एंड मिस्टर प्रियांशु, क्या आप अदालत को ये बता सकते हैं कि जिस जमीन के बारे में आप बात कर रहे हैं उस जमीन के बदले सरकार ने आपको कुछ पैसे ऑफर किए या नहीं किए? हाँ, किए थे। आपने जो एग्रीमेंट उन्होंने आपसे साइन करवाया था उस पे आपने सिग्नेचर किए या नहीं किए? हाँ, किए थे। एक बार फिर से इस अदालत में जोर से कहिए, आपने उस एग्रीमेंट पर साइन किए? चिल्लाइए मत, ये अदालत आपका घर नहीं। आप मेरे क्लाइंट को प्रेशराइज कर रही है कि वो हाँ गए। माय लॉर्ड, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मिस्टर शरद को कहें कि मेरे कार्यवाही के बीच में दखलंदाजी न करें। मिस्टर एडवोकेट सर, आप इसके बीच में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते, ये कोर्ट के उसूलों के खिलाफ है। जी ऑनर। तो मिस्टर ऋषि, आप बताइए कि आपने उन एग्रीमेंट पर साइन किए थे या नहीं किए थे? हाँ, किए थे। आप उन पैसों से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, करता हूँ। तो जज साहब, जैसा कि आपने खुद ही सुना कि मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रियांशु ने ये खुद ही कबूल कर लिया कि जो पैसे सरकार ने उन्हें ऑफर किए थे वो उनसे बिल्कुल सहमति रखते हैं। तो मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रियांशु ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सरकार उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है? एडवोकेट सर, आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे? जी ऑनर, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। मैं मिस एडवोकेट प्रिया से ये पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने कोई ऐसे एग्रीमेंट साइन करवाए थे जिससे ये साफ साबित हो कि मेरे एडवोकेट और मेरे क्लाइंट इसके लिए मान गए थे? जज साहब, मैं अपने क्लाइंट के पार्लियामेंट मेंबर मिस्टर ऋषभ को कटघरे में बुलाना चाहूंगी, जिसके बयान से मैं ये साबित कर सकती हूँ कि वो जमीन सरकारी जमीन है। इजाजत है। कटघरे में हाजिर हो। मिस्टर ऋषभ, इस गीता पर हाथ रखकर शपथ लीजिए कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे। गीता पे हाथ रख के शपथ लेता हूँ कि जो कहूँगा सत्य होगा, कुछ नहीं कहूँगा। तो मिस्टर ऋषभ, आप एक पार्लियामेंट मेंबर हैं, क्या आप इस कोर्ट के सामने ये बता सकते हैं कि जिस जमीन का आपने मेजरमेंट किया था उसमें आपने कुछ इंजीनियर को जरूर अपॉइंट किए होंगे? जी हाँ, मैंने अपने 2 इंजीनियर्स को रामपुर नामक गांव में भेजे थे ताकि वहाँ जाके जमीन का मेजरमेंट कर सके और वहाँ पे हम गांव के लोगों के हित के लिए एक अच्छा सा हॉस्पिटल बना सके। क्या आप ये बता सकते हैं कि वो जो एग्रीमेंट है वो किसके पास है जो आपने मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रियांशु से साइन करवाए थे? ये इंजीनियर्स के पास इनका वो एग्रीमेंट रखा हुआ है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो जज साहब, जैसा कि अभी आपने सुना कि मिस्टर ऋषभ ने खुद ही कहा कि मिस्टर ऋषि और मिस्टर प्रियांशु ने वहाँ पर उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे और उन्होंने अपने कुछ इंजीनियर्स अपॉइंट करे थे जिनके पास वो एग्रीमेंट्स हैं। तो मैं उन दोनों इंजीनियर्स को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिस्टर रवि एंड मिसेस प्राची कटघरे में हाजिर हो। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो भी कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो इंजीनियर साहब, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जब आपने उस जमीन का मेजरमेंट किया तो आपने कुछ कागजात जरूर तैयार किए होंगे? जी हाँ, किए थे। क्या आप उन कागजातों को अदालत में पेश कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते। तो मिस्टर ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पार्लियामेंट में किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? मैं पार्लियामेंट के अंदर हेड मेंबर हूँ।
हेड मेंबर। अच्छा, तो मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, क्या जब मेरे क्लाइंट उस वक्त आप जो एग्रीमेंट पे साइन कर रहे थे, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं उन्होंने साइन किए थे? मैं दूसरा सवाल ये जानना चाहता हूँ, क्या आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब वो साइन कर रहे थे? गवाह के रूप में मौजूद था। अच्छा, तो मैं ये तीसरा सवाल और आखिरी प्रश्न में ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे क्लाइंट्स जब वहाँ पर साइन किए तो इस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा था कि वो बाद में अपनी जमीन के लिए भुगत नहीं सकते? एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, पार्लियामेंट के हेड मेंबर ने खुद कहा है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि वो बदल नहीं सकते बाद में। क्या पता उस वक्त उन्हें प्रेशराइज कराकर वो साइन कराए गए हों? मिस्टर ऋषभ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर शरद को ये बता दूं कि आप किसी के भी आप बिना जाने या सोचे समझे ये नहीं कह सकते कि मेरे क्लाइंट ने उनको प्रेशराइज करा वहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए। क्या आपके पास कुछ ऐसे सबूत है जिनसे आप ये साबित कर सकें कि मेरे क्लाइंट ने उन्हें प्रेशराइज करा कि आप इन पर सिग्नेचर कीजिए? नो योर ऑनर, बट मेरे पास वो सबूत है जिससे ये पता चलता है कि उनके पूर्वजों ने जो जमीन उनके नाम किए थे, तो मैं वो सबूत आपको पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है? मिस्टर निशान, ये प्रूफ जज साहब तक पहुंचाइए। तुम चले जाना, मैं यहाँ मिस्त्री, आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ साल पहले ही हम लोग आजाद हुए हैं और उस टाइम पर ना तो कोई गवर्नमेंट थी जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन सी जमीन सरकारी जमीन है और कौन सी जमीन हमारी निजी जमीन। और जब 1949 में हमारा देश आजाद हुआ और 1950 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, तो जब गवर्नमेंट बनी तब हमें ये पता चला कि कौन सी जमीन सरकारी जमीन है और कौन सी जमीन हमारी निजी जमीन। तो मिस्टर शरद, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो उनके पूर्वजों ने उन्हें जमीन दी वो उनकी जमीन है? मैंने जो आपको सबूत दिए उनमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जमीन सरकारी जमीन है। और अगर गवर्नमेंट जनता के हित में अगर कुछ कार्य कर भी रही है तो क्यों नहीं उस जमीन को इस्तेमाल कर सकती? और वैसे भी गवर्नमेंट वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल बनवाना चाहती है ताकि गरीब लोगों की सहायता हो सके, तो इसमें गलती क्या है? अमेंडमेंट कर सकती है और किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को अवैध कर सकती है। ये उनका पूरा अधिकार है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। That's all, Your Honor. एडवोकेट सर, आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे? नो योर ऑनर, मेरे पास जितने भी गवाह और सबूत थे वो मैंने यहाँ कोर्ट में हाजिर कर दिए हैं। हमारा दो पार्ट में सबसे पहले अपने केशवानंद भारती को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि जिससे ये साबित हो सके कि उन्हीं की ये जमीन है? यस माय लॉर्ड, मेरे पास कुछ ऐसे दस्तावेज है जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये जमीन मेरे क्लाइंट केशवानंद भारती की ही है। मैं चाहूंगी कि आप वो सबूत पेश करें जज साहब को। मिस्टर निशान, आप इस सबूत को जज के पास पास करें। डिफेंस में कहने के लिए कोई ठोस सबूत है? जी जज साहब, मैं मिस्टर ऋषभ को यहाँ बुलाना चाहूंगी। इजाजत है? मिस्टर ऋषभ, हाजिर हो। तो मिस्टर ऋषभ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जो सरकारी जमीन ले रहे हैं वो अपने घरेलू काम के लिए नहीं ले रहे हैं, वो हम गांव के भलाई के लिए ले रहे हैं। आपने सुना जज साहब, वहाँ पे सरकारी अस्पताल और वहाँ पे रोजाना भोजन का वितरण करते हैं जिसमें करीब 200 गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है।
तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या ये सही हो रहा है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर प्रभात, जैसा कि आप जानते ही होंगे आर्टिकल 31 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी की भी प्रॉपर्टी को ले सकती है सरकारी कामकाजों के लिए, और अस्पताल बनाना कोई बेकार काम नहीं है, लोगों की मदद ही हो रही है। जो लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, उनको जिंदा करने के लिए अस्पताल बनाना खराब है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने बताया कि ये कुशवाहा डिस्ट्रिक्ट के एक एडनीर मठ के मालिक है, इनके आसपास 2 और गांव है, वहां पर भी 2 सरकारी अस्पताल बने हुए हैं। या इस गांव के जो लोग हैं वो सरकारी अस्पताल में जाकर भी इलाज करवा सकते हैं। मिस्टर प्रभात, जैसा कि आप जानते होंगे संविधान के आर्टिकल 368 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट चाहे किसी की भी जमीन ले सकती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी इस हिसाब से ले सकते हैं कि आम आदमी के हित के लिए बना है। तो ये काम तो आम आदमी के हित के लिए ही हो रहा है, घरेलू काम के लिए, हम अपने जेब भरने के लिए नहीं कर रहे हैं। माय लॉर्ड, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो बना ही इसलिए किया था ताकि हमारे जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है उनसे वो छीना ना जाए। लेकिन अभी तो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है। ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हम पार्लियामेंट को सारी पावर नहीं देंगे तो जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं इंडिया पे कितने हमले हो रहे हैं, कितने, अगर हम चाहे तो पार्लियामेंट को सारी पावर क्यों ना दें, क्योंकि वो हमारे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार रही है। माय लॉर्ड के पास आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा कि एक दिन हमारे देश को फिर से अंग्रेजों को गुलाम होना पड़ेगा, मतलब कि अब एक दिन ऐसा आएगा कि पार्लियामेंट हमारे देश पर राज करेगी। मिस्टर प्रभात, चलिए आप मान लीजिए कि अचानक इंडिया पे हमला हो गया, तो आप क्या पार्लियामेंट के पास मतलब आप लोगों के पास दौड़ेंगे कि हम क्या करें, इंडिया पे हमला हो गया? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड स्वाति, जैसा कि एडवोकेट स्वाति ने बताया कि अगर इंडिया पे हमला हो जाता है तो क्या इधर दौड़ेंगे, लेकिन जुडिशरी भी तो इस बात को समझेगा कि इस केस को जल्दी से जल्दी पास किया जाए ताकि हमारे देश को बचा लिया जाए। तो सारी पावर पार्लियामेंट के पास कैसे होनी चाहिए? कीप साइलेंस। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर इंडिया पे हमला हो भी गया तो पार्लियामेंट की, अगर मान लेते हैं अगर हमला हो गया तो आप सब लोगों से ये थोड़ी ना पूछेंगे कि हम अब क्या करें। अगर पार्लियामेंट से पावर हुई तो तुरंत वो एक्शन ले सकती है। माय लॉर्ड, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अभी इन्होंने बस एक केरल रिफॉर्म एक्ट को 9 शेड्यूल में डाला है, हो सकता है आने वाले समय में ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही 9 शेड्यूल में डाल दे तो जुडिशरी का तो उसमें कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। मिस्टर प्रभात, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अपनी सरकारी जमीन ले रही है, ना कि घरेलू जमीन ले रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप गारंटी देते हैं कि पार्लियामेंट आगे चल के कभी भी हमारे देश पे कब्जा नहीं करेगी? तो आप ये मानते हैं कि अगर पार्लियामेंट को सारी पावर दे दी गई तो वो आगे जाके सारी कंडीशन, सारी डिसीजंस को पूरा कर सकेंगे आम आदमी की? पार्लियामेंट और जुडिशरी मिल के भी लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए अगर हमने पार्लियामेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो जो आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिसीजंस हैं, जो बाकी बहुत सारी चीजें, क्या आप वो तुरंत के तुरंत पूरा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसमें किसी का नुकसान तो नहीं होगा, जैसा कि मेरे क्लाइंट्स के साथ हो रहा है, उनकी जमीन को उनसे छीना जा रहा है। तो पार्लियामेंट किसी का बुरा नहीं चाहती है, वहाँ वो किसी काम के लिए ही जमीन ले रही है, ना कि वो अपने घरेलू काम के लिए, वो अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं ले रही है, वो अपने घर अस्पताल बनाने के लिए ले रही है। जैसा कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 100 मुस्लिम छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए पार्लियामेंट और जुडिशरी को मिल के काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब सारी पावर्स अगर हम मेंस को, मतलब आम आदमी को ही दे देते हैं। माय लॉर्ड, बस मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या पार्लियामेंट के पास सारी पावर होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? According to our Constitution 25th Amendment Act 368 आर्टिकल में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सारी पावर अपने अंदर ले सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो सारी पावर्स पार्लियामेंट को दे सकती है ताकि वो उसके हित में काम कर सके। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के विरोध तो हम जा नहीं सकते, तो मिस्टर प्रभात ये कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए? जैसा कि हमारे आर्टिकल 13 में भी ये लिखा हुआ है कि जो आम आदमी है, नागरिक है, उसके मौलिक अधिकारों का खंडन नहीं होना चाहिए। तो उसकी यहाँ से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बात उनके राइट टू प्रॉपर्टी और सॉरी
हैदराबाद, क्या आप ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपकी क्लाइंट की जमीन छीनी जा रही है? मैं जज साहब से मिस्टर केशवानंद भारती से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। तो मिस्टर केशवानंद भारती, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप बचपन से ही उस शंकराचार्य मठ में रहते हैं? नहीं। तो आपको उसका चीफ किस अधिकार से बनाया गया है जब आप बचपन से उस शंकराचार्य मठ में नहीं रहते? लोगों के भरोसे से। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जब ये बचपन से उस मठ में नहीं रहते तो ये जमीन उनकी कैसे हो सकती है? और किस अधिकार से वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट पर केस कर रहे हैं कि उनकी जमीन छीनी जा रही है? बल्कि उन्हें सिर्फ मामूली से लोगों के भरोसे पर उसका चीफ बनाया गया है और पार्लियामेंट को सरकार ने खुद ये अधिकार दिया है कि वो किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को अवैध कर सकती है। और मिस्टर प्रभात ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनके राइट टू प्रॉपर्टी का हल करती है। तो मिस्टर प्रभात, ये आप गलत कह रहे हैं। माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको दस्तावेज दिए थे उसमें साफ साफ लिखा है कि वो जमीन मेरे क्लाइंट केशवानंद भारती जी की है। डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे? दैट्स ऑल माय ऑनर, मुझे कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। योर ऑनर, जैसा कि आपने उन सबूतों में देखा कि केशवानंद भारती ने खुद ही ये कबूल करा कि वो उस मठ में बचपन से नहीं रहते थे, सिर्फ मामूली से लोगों के भरोसे पर वो उसके चीफ बने और ना ही इनको कोई अधिकार है कि वो पार्लियामेंट के खिलाफ कोई केस करें। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि वो किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं या फिर किसी के भी फंडामेंटल राइट को अवैध कर सकते हैं, तो इसमें हम मामूली से वकील तो उनके अधिकारों को छीन नहीं सकते या फिर उनके अधिकारों में कोई चेंजेस नहीं ला सकते। दैट्स ऑल योर ऑनर। The court is adjourned for 2 minutes. As per our constitution, in the 25th amendment, it is clearly mentioned that Parliament can amend any act, change the basic structure of constitution. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस एडवोकेट प्रिया के हित में फैसला सुनाती है। ऑर्डर। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। आखिरी में जो केशवानंद भारती होते हैं वो इस केस को हार जाते हैं और जो पार्लियामेंट होती है उनके पावर को भी लिमिटेड कर दिया जाता है। ये केस को कंक्लूड किया गया था 1973 में और इस चीज़ का जो जजमेंट लिखा गया था 703 पन्ने में लिखा गया था। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग केस को भी कंसीडर किया गया था और इसमें 13 जजेस आए थे इसको सुनने के लिए। धन्यवाद।